नमस्कार दोस्तों, मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाए हैं हम बीए पंचम सेमेस्टर के मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपका एग्ज़ाम मनोविज्ञान का है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। तो इसमें आपको केवल महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बीए पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान का पेपर फर्स्ट। तो इसमें आगे यदि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपको लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और वीडियो को देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिनके पास सीरीज नहीं है, बुक नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों से हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, लगभग 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं मनोविज्ञान के पेपर फर्स्ट की। ठीक है, 28 तारीख और 27 तारीख, यानी कि 28 और 29 तारीख को हम आपको मनोविज्ञान का सेकंड पेपर का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें केवल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो भाषा विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, केवल आपको हेडिंग बताएंगे हम और 2-4 लाइन बता देंगे किस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें यह सीरीज के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अब यह सभी कॉलेजों के लिए है जिन कॉलेजों का स्टार्ट हुआ है पंचम सेमेस्टर बीए पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है भाषा की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं। पहली हेडिंग है रोना। पहली हेडिंग क्या है, रोना डालेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, जब शिशु जन्म लेता है, यानी जब शिशु का जन्म होता है तो वह चीखना चिल्लाना, आगे चलकर भी यही क्रिया लगातार परस्पर करता रहता है। यह क्रिया यानी कि यह जो क्रिया होती है, यह शिशु को बोलना सीखने का प्रथम, यानी कि इसमें जो शिशु होता है, यही मतलब इसी के दौर पे, यानी कि इसी के कारण वह बोलना सीखना चलना प्रारंभ करता है। यह क्रिया ही शिशु को बोलना सीखने का प्रथम चरण है। यद्यपि यह रोना प्रक्षेप या सहज क्रिया है जिसमें केवल दैहिक परिवर्तन मात्र होते हैं एवं इसका कोई बौद्धिक संवेगात्मक महत्व नहीं होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस क्रिया में, यहाँ पे मतलब इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं हम। इस क्रिया में जो दैहिक परिवर्तन होते हैं उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: शरीर का लाल हो जाना, नाड़ी की गति में वृद्धि, सांस लेने की क्रिया में अनियंत्रित हो जाना, मुट्ठियाँ खोलना और बंद हो जाना, ये सभी क्या होती हैं, भाषा विकास की अवस्थाओं में आती हैं। भाषा विकास की अवस्थाओं में पहली हेडिंग होती है रोना का। अब दूसरी हेडिंग हमारी क्या दिया गया है, कूकना या बलबलाना। दूसरी हेडिंग है हमारी कूकना या बलबलाना। तो बोलने की तैयारी अथवा बातचीत यानी कि जो बोलने की तैयारी और बातचीत के पूर्व भाषा की विकास की जो दूसरी अवस्था है वह है कूकना या बलबलाना या कहना। कूकना या बलबलाना कहलाता है। COO यानी यहाँ पर दिया है COO। कू का अर्थ होता है साउंड ऑफ अ पिजन, यानी कि पिजन। कू का अर्थ होता है साउंड ऑफ अ पिजन, यानी कि क्या कहला है, कबूतर के समान शब्द। कुकना का मतलब क्या होता है, कबूतर के समान शब्द। सबसे पहले यानी कि दूसरी अवस्था में बच्चे क्या करता है, कबूतर के समान क्या करता है, बोलता है, यानी कि कबूतर के समान शब्द को बना के जोड़ के बोलता है। दूसरा है कुकिंग, क्या दिया है, कुइंग, क्या दिया है, COOING, क्या दिया है, COOING। इसका मतलब क्या है, यानी कि इससे क्या तात्पर्य है कि कबूतर के समान ध्वनि निकालना। कुकना का साउंड ऑफ पिजन, यानी कबूतर के समान शब्द और कबूतर के समान ध्वनि निकालना दिया गया है, इसमें ध्वनि निकालना। और यह कुकना तथा बलबलाना रोने के पश्चात की अवस्था है, यानी कि सबसे पहले बच्चा रोना सीखता है, फिर उसके बाद कुकना और बलबलाना सीखता है। अब हमारा तीसरी हेडिंग है बलबलाना, यानी कि यहाँ पर दूसरी हेडिंग के अंतर्गत दूसरा दिया है बलबलाना। हमने कुकने के बारे में बात किया, अब बलबलाने के बारे में बात करते हैं।
धीरे धीरे बालक की ध्वनियों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी ध्वनियाँ बढ़ती जाती हैं एवं इनमें एकरूपता आने लगती है। पहले स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं, जैसे दा मा ना। क्या है, सबसे पहले बच्चे दा मा ना पा ऐसे बोलते हैं आदि। बाद में अभ्यास तथा स्वर यंत्र पर नियंत्रण हो जाने से शिशु के लिए इन ध्वनियों को साथ मिलाकर उनकी आवृत्ति करना संभव हो जाता है। यानी पहले दा मा ना आदि बोलते हैं, बाद में दादा नाना पापा ये सब बोलते हैं। ठीक है, हमारी तीसरी अवस्था है विकास की अवस्था में। भाषा विकास की तीसरी हेडिंग क्या है हमारी, हाव भाव अथवा रंग हाँ दिया है हाव भाव अथवा अंग विक्षेप। क्या दिया है, हाव भाव अथवा अंग विक्षेप। तो यहाँ पर दिया है हाव भाव अंग विक्षेप के अंतर्गत क्या आता है, बोलने की तैयारी की अवस्था में तीसरी प्रमुख क्रिया क्या है, हाव भाव। हाव भाव अर्थात शरीर के अंगों या शरीर की गति होता है। हाव भाव क्या होता है, शरीर के अंगों या शरीर की गति होता है। ये हाव भाव का प्रतिस्थापन का पूरक होता है। भाषा के प्रतिस्थापन के रूप में अंग विक्षेप शब्दों का ध्यान ले लेते हैं। इसके अंतर्गत अपने विचारों को किसी अथवा यानी किसी अंग अथवा शरीर के किसी हिस्से द्वारा सार्थक गति करके दूसरों तक पहुंचाया जाता है। भाषा के पूरक के रूप में अंग विशेष के अंतर्गत अंग विक्षेप के द्वारा बोले गए शब्दों के अर्थ पर बल दिया जाता है हाव भाव के अंतर्गत। अपने शब्दों में भी हाव भाव अथवा अंग विक्षेप के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है बल बनाना खेल का ही एक रूप है। क्या दिया है, बल बनाना खेल का ही एक रूप था, किंतु इसके विपरीत अंग विक्षेप में संदेश पहुंचाने या गंभीर लक्ष्य होता है, जिस प्रकार रोने में होता है। तो ये थी भाषा विकास की 3 अवस्थाएं। पहला क्या था, रोना, फिर दूसरा क्या था, बल बनाना या कुकुआना या बल बनाना, तीसरा क्या है, हाव भाव अथवा रंग विक्षेप। इस तरह से आप भाषा विकास की इस तरह से भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं 3 अवस्थाएं के बारे में लिख सकते हैं। दूसरी है, यहाँ पर दिया गया है बच्चों में पाए जाने वाली दोषों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों में जो पाए जाते हैं दोष, उनका मतलब क्या क्या वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों में वाणी दोष, फिर लिखेंगे पहली हेडिंग में लिखेंगे शब्दों के अर्थ में दोष, यानी जो शब्द बोलता है बच्चा वो शुद्ध और सरल नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। तो जो भाषा होती है, भाषा दोष का प्रथम समान वर्ग क्या होता है, शब्दों का गलत अर्थ लगाना। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनको एक ही प्रकार से ध्वनि निकालकर बोला जाता है। यानी कि ऐसे शब्द कुछ होते हैं जिनको एक ही प्रकार से ध्वनि निकालकर बोला जाता है एवं उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि जैसे अंग्रेजी मान लीजिए, एक ही वर्ड के मतलब मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं, बस वही कहा गया है इसमें। इस प्रकार की गलतियां बातचीत को प्रभावित करती हैं। ये गलतियां बालक की आकलन क्या करती हैं, आकलन यानी कि भाव शक्ति को, ठीक है, ये जो होती हैं बालक के आकलन शक्ति को प्रभावित करती हैं तथा दूसरे व्यक्तियों को भी समझने में कठिनाई होती है कि बालक क्या कह रहा है। दूसरा हेडिंग क्या है हमारा, उच्चारण में दोष। उच्चारण संबंधी दोष अधिकांश गलत, उच्चारण संबंधी दोष अधिकांश गलत सीखने के तरीके से बालक में आते हैं। इस दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है। यानी कि जो उच्चारण में दोष होता है, इस दोष को बालक में आसानी से दूर किया जा सकता है। कुछ दोष होते हैं वह स्वर यंत्र में दोष होने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे दांतों की बनावट, तालु, ओठ अथवा जबड़ों की रचना। इसका कारण दोषपूर्ण श्रवण तथा मांसपेशियों की कमजोरी, आंशिक रूप से जीभ तथा ओठ में लकवा होना तथा मस्तिष्कीय पक्षघात भी हो सकते हैं। इस स्थिति में दोषपूर्ण भाषा अधिक स्थायी होते हैं तथा इसमें सुधार करने में अत्यंत कठिनाई होती है। यह थे उच्चारण में दोष संबंधी क्या थे बातें थी, 4 लाइन की थी। हमारी अगली क्वेश्चन है, यानी कि अगली हेडिंग है वाक्य संरचना में दोष। जिन बालकों का भाषा विकास अच्छा होता है वे भी वाक्य रचना करने में
यानी कि वाक्य रचना करने में अनेक व्याकरण संबंधी गलतियां करते हैं। यानी जो बालक बोलने में अच्छे होते हैं वो वाक्य में, यानी कि वाक्य जब बोलते हैं, वाक्य की रचना करते हैं, उनमें जो व्याकरण होता है उनमें गलतियां कर बैठते हैं। छोटे बालकों की सबसे बड़ी समस्या है वाक्य बनाते समय सर्वनाम तथा क्रिया एवं काल की होती है। ठीक है, छोटे बालकों में सबसे बड़ी समस्या होती है वाक्य बनाते समय सर्वनाम तथा क्रिया एवं काल की होती है। 2 साल के बहुत कम बालक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, शुद्ध सर्वनाम का प्रयोग कर पाते हैं, किंतु 3 वर्ष की अवस्था के 75% बालक इनका प्रयोग कर सकते हैं। 2 वर्ष के बालक नहीं बल्कि 3 वर्ष के बालक जो होते हैं वह शुद्ध सर्वनाम का प्रयोग करना जान जाते हैं। अब हम आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा दिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो पूर्व बाल्यकाल में शारीरिक विकास कैसे होता है? पूर्व बाल्यकाल में शारीरिक विकास कैसे होता है यहाँ दिया गया है। पहला क्या है, हमारा हेडिंग के तौर पर दिया है, यानी कि पॉइंट में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पूर्व बाल्यकाल में शारीरिक विकास। तो पहले पॉइंट है, शारीरिक अंगों के अनुपात में विशेष परिवर्तन होता है। पूर्व बाल अवस्था के अंतर्गत शारीरिक अंगों के अनुपात में विशेष परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन आयु तथा शरीर वृद्धि के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु में धड़ जन्म, कहते हैं 6 वर्ष की आयु में, उम्र में धड़ जन्म के समय से दुगुना हो जाता है। धड़ यानी कि क्या होता है, सिर। 6 वर्ष की आयु में जो सिर होता है वह जन्म के पश्चात दुगुना हो जाता है। पैरों के आकार में परिवर्तन होता है, यानी कि जो पैर इस तरह का रहेगा वो पैर इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन होता है। और तीसरा क्या है, बाल अवस्था में हड्डियां सख्त यानी मजबूत हो जाती हैं थोड़ी बहुत। दूध के दांत गिरने लगते हैं और नए तथा पक्के दांत आने लगते हैं। मुंह की आकृति और नाक छोटी होती है, ठोड़ी विकसित होने लगती है, जबड़ा भी विकसित होने लगता है। अब आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मानव उत्तर बाल अवस्था की विशेषताएं क्या है। मानव बाल अवस्था की विशेषताएं क्या है, या तो आप यानी कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, या तो मानव बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। आप इस तरह के बता सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, उत्तर क्या दिया है, उत्तर बाल्यकाल का आरंभ 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलता है। जो उत्तर बाल्यकाल होता है वह 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, 12 वर्ष तक चलता है, यानी 12 साल के बच्चों तक चलता है। इस अवस्था को लापरवाही की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को लापरवाही की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं हरलाक के अनुसार इस अवस्था में बालक अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी नाक से आगे नहीं, यानी कि यह दिया गया क्या, ये मान लीजिए नाक, और ये क्या दिया गया है, बालक, इससे आगे वह नहीं देख सकता है। इस अवस्था में यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो अपनी नाक के आगे से नहीं देख सकता है। यहाँ पर दिया गया है, इस अवस्था में बालक अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता है और वह क्षणिक भावावेश में परिणाम की परवाह न करके अपना काम करता है। और दूसरा है, बाल अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार भी हैं, यानी कुछ विशेषताएं भी दिया गया है पॉइंट में। इस आयु से बालक आत्मनिर्भर होने लगता है, यानी कि इस आयु में जो बालक होता है वह आत्मनिर्भर होता है, यानी खुद पर निर्भर होने लगता है। दूसरा दिया है, इस आयु में बालकों का विकास स्थायी हो जाता है। इस आयु में जो बालक होते हैं उनका विकास स्थायी हो जाता है। यह प्रतीत होने लगता है कि बालक में प्रौढ़ावस्था परिपक्व आ रही है। तीसरा क्या है, बालक में नैतिकता का भी विकास होने लगता है। चौथा दिया गया है यहाँ पर, बाल अवस्था में समूह की भावना विकसित होने लगती है। पांचवा दिया है, बाल्य अवस्था में बालक के अनुभवों में वृद्धि होने लगती है और उनमें वास्तविकता की पहचान होने लगती है। छठवां दिया है, बालक में बहुमुखी भावना का विकास होने लगता है। ये थे इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे कुछ हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, बाल अवस्था में
संवेगों की विशेषताएं स्पष्ट करना है। या तो बच्चों के संवेगों की विशेषताएं प्रकट करिए। छोटा सा क्वेश्चन है लघु उत्तरी क्वेश्चन का, जो कि आपका यह क्वेश्चन शायद 3 या 4-5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कि इस आयु में संवेगों की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कुछ दिया गया है। तो पहला पॉइंट है, कुछ संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ संवेग क्षणिक होते हैं और कुछ संवेग उग्र होते हैं, यानी कि क्रोध, प्रेम और भय टाइप के होते हैं। तीसरा दिया है, संवेगों की अभिव्यक्ति में शारीरिक मुद्राओं की प्रमुखता हो जाती है। संवेगों की अभिव्यक्ति में शारीरिक मुद्राओं की प्रमुखता हो जाती है। चौथा दिया है, संवेगों में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। पांचवा दिया गया है, बालक संवेगों को छिपाने में असमर्थ होता है, यानी कि अपनी गलतियों को छिपाने में जो होता है बालक असमर्थ होता है। संवेग बराबर प्रकट होते हैं। सातवां दिया है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। आठवां दिया है, बालकों के संवेगों में आरोपण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालकों के संवेगों में आरोपण पाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है? बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है? यहाँ दिया है, बच्चों के संवेगात्मक विकास पर चर्चा करना है हमें। तो यहाँ पर दिया गया है, इस आयु में संवेगात्मक विकास की स्थिति इस प्रकार होती है। तो हम 3 हेडिंग बताएंगे। यहाँ दिया है 3 पॉइंट। मानसिक अवबोध विकसित होने से उत्तेजक परिस्थिति के प्रति सजगता आ जाती है। भाषा विकास के कारण संवेगों की अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग भी करने लगता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अवांछित संवेगों को बालक छिपाता है या उन पर नियंत्रण करता है। जो अवांछित संवेग होते हैं, यानी कि जो उनकी अवांछित गलतियाँ होती हैं, उनको छिपाता है और उन पर नियंत्रण करने लगता है। यहाँ पर दिया गया है, इस आयु में बालक विद्यालय समाज तथा साथियों के संपर्क में आता है। जैसे मैत्री, प्रेम, दया, सहयोग, घृणा तथा द्वेष की भावनाओं का भी विकास होता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य न करने के कारण दंड मिलता है और क्या दिया है, और यूँ भय के संवेग की पुष्टि होती है। यानी कि यदि बालक कोई काम वाम नहीं करता है स्कूल का, तो उसमें यानी कि उसको भय लगता है कि आज सर मारेंगे। इस तरह का भी भय उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है बाल्य अवस्था की स्थिति में। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में कि 4 आधारभूत संवेगों के बारे में बताएं। यानी कि संवेगों के हमें 4 आधारभूत संवेगों के बारे में बताना है। तो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे नहीं, केवल हेडिंग बताएंगे आपको। यहाँ पर दिया गया है, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मनोविज्ञान 5th सेमेस्टर BA पंचम सेमेस्टर के मनोविज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है, 4 आधारभूत संवेगों के बारे में। तो पहला आधारभूत संवेग क्या है हमारा, भय होता है, यानी कि डर। भय का मतलब क्या होता है, डर होता है। भय का यानी कि भय का संवेग बचपन से ही पाया जाता है, यानी जो डर की भावना होती है वो बचपन से ही पाया जाता है। भय की अभिव्यक्ति अनेक दशाओं जैसे कांपना, चीखना, पसीना आना, भागना, चेहरे का लाल या पीला हो जाना, मुंह सूखना आदि द्वारा होता है। बस इतना हम बताएंगे, उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं अपनी शब्दों में। और आधारभूत संवेग यानी हमारा जो दूसरा संवेग है वो क्या है, क्रोध। क्या दिया है, क्रोध यानी गुस्सा। क्रोध नामक संवेग की अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। क्रोध का मुख्य उद्देश्य है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। आयु वृद्धि के साथ साथ क्रोध अभिव्यक्ति के अंदर आने लगता है, यानी कि जो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक में क्रोध की भावना भी उत्पन्न होने लगती है, बढ़ती जाती है। छोटा बालक क्रोध में यानी कि जो छोटा बालक होता है वो क्रोध में आकर हाथ पैर फेंकता है, सिर फोड़ता है, दीवार को अपने जो सिर होता है वो दीवार में क्या करता है, लड़ाता है, पटकता है। ठीक है, अब इसके बारे में इसके आगे आप लिख सकते हैं खुद ही। और हमारा तीसरा क्या है संवेग दिया गया है, ईर्ष्या, यानी कि क्या करता है, तीसरा है हमारा तीसरा संवेग क्या दिया गया है, ईर्ष्या दिया गया है। यानी कि ईर्ष्या का संवेग अपने में हीनता
ईर्ष्या का संवेग दिया है। ईर्ष्या का संवेग अपने में हीनता की तथा श्रेष्ठता की अनुभूति के कारण होता है। यानी कि असफलता, यानी कि इसके अतिरिक्त ईर्ष्या के अतिरिक्त कहते हैं, ईर्ष्या के अतिरिक्त असफलता, अधीनता, अपने अधिकार की समाप्ति आदि के कारण ईर्ष्या का संवेग उपस्थित होने की होता है। इसमें क्रोध तथा भय निहित होता है। ईर्ष्या में यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का भाव भी निहित होता है। ईर्ष्या का कारण परिवेश में विसंगति, जबकि व्यक्ति को अपने वातावरण में असंतोषजनक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और हमारी चौथी संवेग क्या है? चिंता। चिंता की भय की भांति असंतोषजनक मानसिक परिस्थिति है। यानी कि जो चिंता होती है वह भय की भांति ही असंतोषजनक की मानसिक परिस्थिति है। चिंता के लिए किसी निश्चित कारण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उद्दीपक अस्पष्ट होते हैं। कई बार व्यक्ति अकारण ही किसी काल्पनिक भय से चिंताग्रस्त हो जाता है, यानी कोई डरावनी चीज़ देखकर चिंता में पड़ जाता है। ठीक है। और चौथा संवेग क्या दिया गया है हमारा? प्रेम या स्नेह जन्मजात, यानी ये प्रेम दिया गया है यहाँ पर। प्रेम या स्नेह जो होता है वो जन्मजात मूल प्रवृत्ति है, यानी कि बचपन से ही प्रेम और स्नेह प्रारंभ हो जाता है। यह मूल प्रवृत्ति सामाजिक वातावरण में विकसित होती है और इसके परिणाम स्वरूप, यानी इसके अतिरिक्त व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। शैशवावस्था में बालक असहाय होता है और वह अपने संपर्क में आने वालों को स्नेह यानी प्यार देता है, उनसे लगाव हो जाता है। माँ ही बालक के संपर्क में सबसे पहले आती है, अतः वह उसे प्रेम करता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ प्रेम का क्षेत्र परिवार के सदस्यों तक पहुँचता है। ठीक है। अब प्रेम के बारे में आप आगे भी लिख सकते हैं बच्चों से रिलेटेड। नेक्स्ट दिया है आनंद। क्या दिया है? 6वां नंबर में आनंद दिया गया है। आनंद का संवेग 3 मास की आयु से होने लगता है, यानी जो खुशी होती है आनंद का संवेग 3 माह का जब बच्चा होता है तो उसे जो आनंद का भाव होता है वो महसूस होने लगता है। उल्लास तथा प्रेम के कारण आनंद के संवेग की उत्पत्ति होती है। 1.5-2 वर्ष का बालक माता पिता को बाहर जाते देख प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा स्वयं भी उनके साथ जाने के लिए चिपकता है। इसी प्रकार खिलौनों से भी वह आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है संवेगों पर नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? तो संवेगों पर नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संवेगों पर नियंत्रण, उसके बाद लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे? थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर उसके बारे में, संवेगों पर नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। यहाँ पर दिया गया है मानसिक संतुलित विकास के लिए संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। संवेगों पर यदि नियंत्रण नहीं रहता है तो व्यवहार में असमानता आने लगती है। संवेगात्मक अस्थिरता को ही असमानता की संज्ञा दी जाती है। किसे? यह हेडिंग याद रखिएगा, संवेगात्मक अस्थिरता को ही असमानता की संज्ञा दी जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता का भाव शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। यहाँ पर पहली हेडिंग है हमारी किससे रिलेटेड? संवेगों के नियंत्रण से। तो संवेगों के नियंत्रण से यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है दमन या निरोध। इस विधि द्वारा अवांछित संवेग का दमन करना सिखाया जाता है। किशोरावस्था में काम संवेग दबाने का प्रशिक्षण उनके हित में किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि यह विधि अनेक सुविधाओं को उत्पन्न करती है। दूसरी है हमारी अध्यवसाय दिया गया है। दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरा पॉइंट है अध्यवसाय। संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है कि बालकों को सदैव ही किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। इससे उनका व्यवहार सही दिशा में होता है। चौथा दिया गया है रेचन के अंतर्गत बालकों को उनकी भड़ास निकालने के अवसर देते रहना चाहिए। यानी कि उनका जो भड़ास होता है, गुस्सा होता है, उनको निकालने का अवसर देना चाहिए।
इससे उनके अवांछित व्यवहारों की अभिव्यक्ति हो जाती है और वे सामान्य हो जाते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट दिया गया है अभिव्यक्ति। कुछ मनोवैज्ञानिक इस मत के हैं, यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मत के है, यानी वैज्ञानिकों का कहना है, यानी कि और जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि संवेगों की अभिव्यक्ति होती रहनी चाहिए। इससे संवेगों का प्रशिक्षण होने के साथ साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है मार्गान्तीकरण। क्या दिया है? मार्गान्तीकरण। यदि बालक के संवेग गलत दिशा में अभिव्यक्त हो रहे हैं, यानी गलत दिशा में जा रहे हैं, बालक का संगत गलत दिशा में जा रहा है, तो उनकी दिशा जो है बदल देनी चाहिए। कैसे बदलनी चाहिए? जैसे भय के संवेग को यदि बुरी बातों तथा बुरे कार्यों से डरने की तरफ मोड़ा जाए तो उनकी वांछित दिशा मिलेगी। समझ गए होंगे आप। छठवां दिया है शोधन। संवेगों के लिए शोधन की विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। संवेगों के लिए शोधन की विधि का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे काम तथा वासना के संवेग को प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह से हम संवेगों के नियंत्रण के बारे में लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं आप, इसके बारे में लिखना है। तो इसके गत क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, छोटी सी हम आपको परिभाषा बता सकते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है स्टोक ने कहा है, यहाँ पर दिया गया है, स्टोक ने कहा है संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। यानी कि दिया गया है, इन्होंने बताया है कि स्टोक ने संज्ञानात्मक क्षमता को परिभाषित करते हुए कहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता यानी बाहरी वातावरण में विचारपूर्वक भावपूर्ण ढंग से तथा सुविधापूर्वक कार्य करने की क्षमता है। मानव शिशु में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास जन्म के पश्चात ही प्रारंभ हो जाता है तथा विकास क्रम में इन्हीं प्रक्रियाओं की सहायता से वातावरण की विशेषताओं को समझने के योग्य विकास क्रम में समझने के योग्य पाता है, यानी समझने के योग्य हो पाता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही बालक वातावरण के तत्वों को जान पाता है। ठीक है। इस तरह से आप संवेगों के संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, किशोरावस्था क्या है? तो किशोरावस्था क्या है, किसे कहते हैं? किशोरावस्था के बारे में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था को विकास काल की संघर्षशील अवस्था कहा जाता है, यानी कि सबसे कठिन अवस्था कहा जाता है। किशोरा काल को विकास की सबसे कठिन अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में शरीर तथा मन बहुत तेज बदलता है। तो स्टेनले हाल के अनुसार, एक वैज्ञानिक है स्टेनले हाल, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल यानी कि शक्तिशाली दबाव, तूफान, तनाव एवं संघर्ष का काल होता है। और यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिक है जर्सील्ड की दृष्टि में, यानी कि जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें होकर विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता में प्रवेश करता है। यानी कि जो बालक होता है किशोरावस्था में से आगे जाकर वह विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्व में प्रवेश करता है। और हमारे तीसरे नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं किलपेट्रिक के विचार, यानी कि किलपेट्रिक के अनुसार किशोरावस्था क्या है। किलपेट्रिक के अनुसार यानी कि इस बात पर यानी कि मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। किशोरावस्था क्या है? सबसे कठिन काल होता है। अब यहाँ पर दिया है, आपसे पूछ सकता है किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दिया गया है किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या दिया है? इस अवस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, पहली बात। और दूसरा है किशोर बालक के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। बालक बालिकाओं के गुप्तांगों पर बाल आ जाते हैं। लड़कियों के वक्षस्थल पर कुहनों पर उभार आने लगता है। तीसरा है लड़के तथा लड़कियों में प्रजनन की क्षमता विकसित होने लगती है। हड्डियों का विकास अच्छी तरह से होने लगता है। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का विकास भी हो जाता है। छठा दिया है थायराइड और उपथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी
ग्रोनाइडस यह टेस्टिकल तथा डिम्ब ग्रंथियों में परिपक्वता आ जाती है, यानी कि इनका विकास हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं।